गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। भारत में क्रांतिकारी आतंकवाद का विकास एवं प्रमुख घटनाएं, इस चैप्टर का पहला पार्ट हम लोग कर चुके हैं। ये सेकंड और लास्ट पार्ट है। इस पार्ट में हम लोग रिमेनिंग जो बचा हुआ क्वेश्चंस है उसे कवर अप करेंगे। प्रश्न है कि मुस्लिम लीग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें कहा गया पहला कि कैबिनेट मिशन द्वारा पाकिस्तान की मांगों को स्वीकार नहीं करने के कारण लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही प्रारंभ किया था। दूसरा है 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया। परिणाम स्वरूप सांप्रदायिक दंगे भड़क गए। नोआखली दंगे का प्रमुख केंद्र था। तीसरा कहता है संविधान सभा में मुस्लिम लीग को कम सीटें प्राप्त होने के कारण उसने कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकार कर दिया। तो इनमें से हमें सत्य कथन को बताना है। तो 46 का उत्तर है ऑप्शन डी, 1, 2, 3 तीनों सही है। एक्सप्लेनेशन कहता है कि मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 ईस्वी को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया। इस दिन लगभग 7,000 लोग दंगे में मारे गए। 2 सितंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 12 सदस्यीय अंतरिम सरकार ने शपथ ली। बेविल के अनुरोध पर मुस्लिम लीग के 5 सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल हुए। अगला प्रश्न है सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित करें। तो इस प्रश्न का उत्तर बताया गया है ऑप्शन ए। मुस्लिम लीग का दिल्ली अधिवेशन, इसका संबंध बताया गया है ऑप्शन 4 से 1929। मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो इसका उत्तर है 3rd 1940। फिर है मुस्लिम लीग का कराची अधिवेशन, ये हुआ था 1907 ईस्वी में। और मुस्लिम लीग का अमृतसर अधिवेशन ये हुआ था 1908 ईस्वी में। 48 प्रश्न में कहता है कि सूची 1 एवं सूची 2 को सही सुमेलित करें। यहाँ पर घटना बताया गया है और सूची 2 में संबंधित व्यक्ति का नाम बताया गया है। तो मुस्लिम लीग के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर होगा मुश्ताक हुसैन। दूसरा है कि सर्वप्रथम अलग मुस्लिम देश की स्थापना की बात किसने कही थी? तो सर्वप्रथम अलग मुस्लिम देश की स्थापना की बात मोहम्मद इकबाल ने कही थी। फिर है कि जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा, किसने कहा था? तो सरोजनी नायडू ने कहा था। और लास्ट में है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत के जनक कौन थे? तो इसका उत्तर होगा सर सैयद अहमद। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग से संबंधित घटनाओं के समय के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका उत्तर ऑप्शन ए है। सर्वप्रथम है सी के बारे में बोला गया है, सी का स्थान फर्स्ट होगा। फिर 2 का बोला गया है बी को कि दिल्ली में सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन हुआ। और इसके बाद है 3rd का स्थान ए है, मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिद्धांत की मान्यता दी गई। और लास्ट में बोला गया है डी को, जिसमें मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया। इसका एक्सप्लेनेशन को देखते हैं कि मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल का वायसराय से शिमला में मुलाकात 1906 ईस्वी में हुई। दिल्ली में सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन 1928 ईस्वी को हुई। जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत की मान्यता 1940 ईस्वी को मिली। और फिर है मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस 1943 ईस्वी को मनाया गया। अगला प्रश्न है भारत में होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने हेतु उत्तरदायी प्रमुख कारकों में निम्न एक उत्तरदायी नहीं था। तो इसमें से बोला गया है ऑप्शन सी को कि 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस में समझौता होना, ये सही नहीं है। बाकी बात भारत की स्वतंत्रता हेतु सरकार का ध्यान आकर्षित करना एवं दबाव डालना, ये सही है। मार्ले मिंटो सुधार, ये सही है। और प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन द्वारा भारतीय संसाधनों का खुलकर प्रयोग करना एवं युद्ध के बाद क्षतिपूर्ति हेतु भारतीयों पर अत्यधिक कर आरोपित करना, ये सभी होम रूल आंदोलन से संबंधित कारक हैं। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं कि 1916 में कांग्रेस एवं लीग में समझौता होने से होम रूल आंदोलन का कोई संबंध नहीं है। जून 1914 ईस्वी में तिलक जेल से रिहा हुए। इसके बाद वे भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में सक्रिय भूमिका निभाना चाहते थे। तो हमें एक चीज़ यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है। प्रश्न है भारत में होम रूल आंदोलन के संबंध में अग्रलिखित कथन किसका है? मैं साफ साफ कहता हूँ कि हम लोग हिंदुस्तान में प्रशासन व्यवस्था का सुधार चाहते हैं, जैसा कि आयरलैंड में वहाँ के आंदोलनकारी मांग कर रहे हैं। तो ये है बाल गंगाधर तिलक का वक्तव्य, है ना। उपर्युक्त कथन 1914 ईस्वी में
मांडले जेल से रिहा होने के बाद बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। बीपी बाडिया एवं सीपी रामास्वामी अय्यर एनी बेसेंट के प्रमुख सहयोगी थे। जो अन्य जो ऑप्शन दिया गया है उसके बारे में बताया गया है। अगला है, भारत में होम रूल आंदोलन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसका ऑप्शन सी को बोला गया है सत्य है, जिसमें से 1 और 2 दोनों को सही माना गया है। अब देखते हैं क्या कहता है होम रूल आंदोलन के संबंध में। तो बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट दोनों ही होम रूल लीग के में यह महसूस किया कि आंदोलन की सफलता के लिए उदारवादियों के नेतृत्व वाली कांग्रेस के साथ साथ अतिवादी राष्ट्रवादियों का भी समर्थन आवश्यक है। होम रूल आंदोलन को सफल बनाने के उद्देश्य से तिलक एवं एनी बेसेंट ने कांग्रेस में नरम दल एवं गरम दल के बीच 1916 ईस्वी के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में समझौता कराया था। तो इस प्रकार से ये दोनों ऑप्शन सही है। अगला है, होम रूल लीग के संबंध में निम्न कथनों पर में से असत्य की पहचान करें। तो इसमें से बी को असत्य माना गया है। उन्होंने होम रूल के विचारों को प्रचार करने हेतु अखबारों में विज्ञापन दिया। ये जो है वो कथन क्या है, तो ये असत्य है। बाकी बात 1915 के प्रारंभ में एनी बेसेंट ने भारत एवं अन्य उपनिवेशों में स्वशासन की स्थापना हेतु अभियान प्रारंभ किया, ये सही है। उन्होंने होम रूल के विचार का प्रचार करने हेतु जनसभाएं आयोजित की तथा न्यू इंडिया एवं कॉमनवील नामक समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया, ये भी सही है। अपने अखबारों के माध्यम से बेसेंट ने अंग्रेजी सरकार के सम्मुख भारत में स्वशासन की स्थापना हेतु मांगों को दृढ़ता से उठाया। ये सभी सही ऑप्शन है। एक्सप्लेनेशन को कवर करते हैं। बेसेंट ने होम रूल के प्रचार हेतु अखबारों में कोई विज्ञापन नहीं दिया था। उन्होंने जगह जगह जनसभाएं की तथा अपने समाचार पत्रों कॉमनवील एवं न्यू इंडिया के द्वारा होम रूल के विचार का प्रचार किया। 1915 के कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल एवं गरम दल के बीच समझौता कराने की दिशा में थोड़ी सफलता मिली। इन्होंने यह निर्णय लिया कि गरम दल के लोगों को पुनः कांग्रेस में शामिल किया जाए। फलस्वरूप 1916 के लखनऊ अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार, में गरम दल एवं नरम दल एक हो गए, है ना। इसे याद रखना है। 1916 के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो अंबिका चरण मजूमदार थे, जिसमें गरम दल एवं नरम दल एक हो गए। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग में भी समझौता हुआ। तो यहाँ पे 2 घटनाक्रम हुआ था, है ना। इसे भी याद रखना है। अगला है निम्न कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर हमें सत्य कथन को पहचानना है। इसमें कहा गया है ऑप्शन ए जो है वो सत्य है, जिसमें 1 और 2 को माना गया है। तिलक के स्वशासन की प्राप्ति हेतु अप्रैल 1916 में बेलगांव में होम रूल लीग की स्थापना की गई, ये सही है। इनके द्वारा स्थापित लीग का प्रभाव कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत एवं बरार तक फैला हुआ था, ये भी सही है। तीसरा गलत है। तिलक ने 1917 में लीग की पहली वर्षगांठ बम्बई में मनाई, ये कथन गलत है ना। अब इसकी चर्चा करते हैं। तिलक ने 19 में लीग की पहली वर्षगांठ नासिक में मनाई, है ना कि बम्बई में। तिलक के लीग का प्रारंभ महाराष्ट्र में बम्बई को छोड़कर अन्य भागों में था। साथ ही लीग का प्रभाव कर्नाटक, मध्य प्रांत एवं बरार तक फैला था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक होम रूल आंदोलन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि नहीं है। तो इसमें से ऑप्शन सी को माना गया है। इसने जन सामान्य को राजनीति के सुभाष चंद्र बोस के आदर्शों के प्रयोग हेतु प्रशिक्षित किया, ये ऑप्शन गलत है। बाकी तीनों ऑप्शन सही है कि आंदोलन ने शिक्षित वर्ग के स्थान पर जन सामान्य को महत्व प्रदान किया, ये सही है। जन आंदोलन के जुझारू राष्ट्रवादियों की एक नई पीढ़ी को जन्म दिया, ये भी सही है। और इसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा दी, ये भी सही है। थर्ड देखते हैं कि ये गलत क्यों है। तो लीग ने भारतीय जन समुदाय को राजनीति के गांधीवादी आदर्शों के प्रयोग हेतु प्रशिक्षित किया, है ना कि सुभाष चंद्र बोस के आदर्शों हेतु, है ना। तो इसलिए यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस नहीं होगा, गांधीवादी आदर्श होगा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में गरम दल एवं नरम दल के बीच समझौता होने के लिए निम्न में से कौन से एक कारण उत्तरदायी नहीं था। तो इसका उत्तर बताया गया है ऑप्शन सी को। नरम दल एवं गरम दल एक होने के बाद भी तिलक पूरी तरह से ब्रिटिश सरकार को हटाने के लिए कटिबद्ध थे, ये ऑप्शन गलत है। बाकी बात, नरम दल एवं गरम दल दोनों ने महसूस किया कि विभाजन से राष्ट्रीय आंदोलन की राजनीतिक प्रक्रिया अवरुद्ध हो रही है। एनी बेसेंट एवं बाल गंगाधर तिलक ने दोनों दलों में एकता हेतु अथक एवं सराहनीय प्रयास किए थे।
फिर है कि दो प्रमुख उदारवादी नेताओं गोपाल कृष्ण गोखले तथा फिरोज शाह मेहता की 1915 में मृत्यु हो जाने से कांग्रेस दोनों दलों में एकता का मार्ग प्रशस्त हुआ, क्योंकि वे दोनों वादियों के कट्टर विरोधी थे। अब सी को देखते हैं कि ये गलत ऑप्शन गलत क्यों है। तो कांग्रेस ने 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में नरम दल एवं गर्म दल के एक होने के बाद उदारवादियों की भावनाओं को सम्मान देते हुए तिलक ने घोषित किया कि वे भारत में प्रशासनिक सुधार के पक्षधर हैं, न कि ब्रिटिश सरकार को हटाने के लिए। तो यहाँ पे जो दिया था ब्रिटिश सरकार को हटाने के लिए कटिबद्ध थे, ये कथन होना चाहिए था प्रशासनिक सुधार के पक्षधर। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। समझौते के पश्चात कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग दोनों ने सरकार के समक्ष अपनी संयुक्त मांग पेश की। निम्न में से एक मांग इनकी संयुक्त मांगों में शामिल नहीं है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, सरकार सभी राजनीतिक वादियों को तुरंत रिहा करें। ये सही शामिल नहीं है। बाकी सभी जो है, सरकार भारत के उत्तरदायित्वपूर्ण शासन देने की शीघ्र घोषणा करे, ये बात सही है, मूल रूप से सही है। प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं में निर्वाचित भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाए, ये बात मांगी गई थी। फिर है कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में आधे से ज़्यादा सदस्य भारतीय हों, ये भी बात मांगी गई थी। लेकिन ए जो है कि संयुक्त मांग में ए है, ये शामिल नहीं था। एक्सप्लेनेशन को देखें तो कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग की संयुक्त मांगों में सभी राजनीतिक वादियों की रिहा करने की मांग शामिल नहीं थी। अन्य सभी मांगें क्या है, संयुक्त मांगों में शामिल थी। प्रश्न है, भारत में होम रूल आंदोलन का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्त करना। होम रूल आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्त करना था। भारत में होम रूल आंदोलन के प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट थे। तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 ईस्वी में बेलगांव में की थी। एनी बेसेंट ने 1916 ईस्वी में सितंबर 1916 ईस्वी में मद्रास के निकट अडियार में होम रूल लीग की स्थापना की तथा जॉर्ज अरुंडेल को होम रूल लीग का अध्यक्ष बनाया। याद रखना है, जॉर्ज अरुंडेल कौन थे, तो होम रूल लीग के अध्यक्ष थे, जो कि एनी बेसेंट के अडियार में होम रूल लीग को संचालित करते थे। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को लीग में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, इसे भी याद रखना है। गोखले की जो थी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इनके सदस्यों को लीग में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। फिर है कि तिलक ने अपने पत्र मराठा एवं केसरी तथा एनी बेसेंट ने अपने पत्र कॉमनवेल्थ एवं न्यू इंडिया के माध्यम से भारत में होम रूल आंदोलन का प्रचार किया। हमें यहाँ पे पत्र पत्रिकाओं को भी ध्यान रखना है कि तिलक के जो पत्र थे वो कौन थे, तो मराठा था एवं केसरी था, तथा एनी बेसेंट का जो पत्र कौन था, तो कॉमनवेल्थ एवं न्यू इंडिया था। प्रश्न है, मॉन्टेग्यू घोषणा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर हमें सत्य कथनों को बताना है। तो इसमें से 1, 2 और 3 ये सभी सत्य माना गया है ना, कि मॉन्टेग्यू घोषणा के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज थे। भारत सचिव मॉन्टेग्यू द्वारा 20 अगस्त 1917 ईस्वी को ब्रिटेन की कॉमन सभा के एक प्रस्ताव पढ़ा गया, जिसमें भारत में प्रशासन की हर शाखा में भारतीयों को अधिक प्रतिनिधित्व दिए जाने की बात कही गई थी, जिसे मॉन्टेग्यू घोषणा कहा गया। फिर है कि मॉन्टेग्यू चोम्स्फोर्ड सुधार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था थी। तो इस तरह से इन तीनों ऑप्शन को सही माना गया है। अगला प्रश्न है कि होम रूल लीग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर हमें सत्य कथन को बताना है। तो सत्य कथन इनमें से ऑप्शन ए को बोला गया है सत्य है, जिसमें से केवल 2 है। इसके पीछे का उद्देश्य उग्र राजनीति के एक नए रूप की शुरुआत करना था, ये कथन सत्य है। बाकी बात बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट के साथ मिलकर इनकी स्थापना की गई, ये गलत है। एनी बेसेंट कनाडा की थियोसॉफिकल सोसाइटी थियोसॉफिस्ट महिला थी, जो 1896 ईस्वी में भारत आई थी, ये भी ऑप्शन गलत है। तो इसका एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। भारत में 2 होम रूल लीग की स्थापना की गई, एक बाल गंगाधर तिलक की इंडिया होम रूल लीग और दूसरी एनी बेसेंट की होम रूल लीग। दोनों का उद्देश्य उग्र राजनीति के नए रूप की शुरुआत करना था। 1893 ईस्वी में आयरलैंड की थियोसॉफिस्ट महिला एनी बेसेंट भारत आई थी। तो यहाँ पर जो बोला गया है 1896 नहीं होगा, 1893 होना चाहिए था।
इस कारण से ये ऑप्शन गलत है। और साथ ही बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट के साथ मिलकर स्थापना की गई, ये गलत है, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक का एक अलग होम रूल लीग था और एनी बेसेंट का एक अलग अपना होम रूल लीग था। चलिए अगला प्रश्न है, लखनऊ समझौते के प्रमुख प्रावधानों पर विचार करें। उपर्युक्त में से प्रावधान जो सही है उसे बताना है। तो इसमें से सिर्फ ए को सही माना गया है कि कांग्रेस द्वारा सांप्रदायिक चुनाव व्यवस्था स्वीकार की गई, ये ऑप्शन सही है। बाकी बात उत्तरदायी शासन की कांग्रेस की मांग को लीग ने अस्वीकार कर दिया, ये ऑप्शन जो है वो गलत है। केंद्रीय व्यवस्थापिका में कुल निर्वाचित भारतीय सदस्यों का 1/3 भाग मुस्लिमों के लिए आरक्षित किया गया, ये भी ऑप्शन गलत है। अब देखते हैं कि लखनऊ समझौते में क्या क्या बातें शामिल थी। तो इनके प्रावधान था कि कांग्रेस द्वारा उत्तरदायी शासन की मांग को लीग ने स्वीकार कर लिया। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के मुसलमानों के लिए पृथक व्यवस्था की मांग को स्वीकार कर लिया। थर्ड है कि प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं में निर्वाचित भारतीय सदस्यों की संख्या एक निश्चित भाग मुसलमानों के लिए आरक्षित कर दिया गया, जैसे पंजाब में 50%, बंगाल में 40% व अन्य क्षेत्रों में सीटें मुस्लिम लीग को दी गई। केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में कुल निर्वाचित सदस्यों का 1/9 भाग मुसलमानों के लिए आरक्षित किया गया, है ना। तो इस प्रकार से है इसका एक्सप्लेनेशन। अगला है कि होम रूल लीग द्वारा अपनाए गए कार्यक्रमों में निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्यक्रम सत्य है। तो उपर्युक्त सभी को सत्य माना गया है। स्थानीय प्रशासन के कार्यों में भागीदारी, राजनीतिक विषयों पर विद्यार्थियों की कक्षाओं का आयोजन, सामाजिक कार्यों का आयोजन, इस प्रकार से सभी को सही माना गया है। प्रश्न है कि होम रूल लीग के विरुद्ध सरकारी प्रतिक्रिया पर विचार करें। पहला है कि तिलक के पंजाब एवं दिल्ली में प्रवेश करने पर रोक लगा दी गई। मद्रास में सरकार ने छात्रों पर कठोर कार्रवाई की। फिर है कि जून 1917 में एनी बेसेंट को छोड़कर उनके सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो हमें यहाँ पे असत्य कथन को पहचानना है। तो इनमें से सी को 3 को असत्य माना गया है, बाकी 1 और 2 सही है। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं कि लीग के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया थी। तो मद्रास में सरकार ने छात्रों पर कठोर कार्रवाई की तथा राजनीतिक सभाओं में उनके भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बाल गंगाधर तिलक के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया। उनके पंजाब एवं दिल्ली प्रवेश पर रोक लगा दी गई। फिर है कि जून 1917 में एनी बेसेंट एवं उनके सहयोगियों बीपी पाडिया एवं जॉर्ज अरुंडेल को गिरफ्तार किया गया। तो ऐसा जो यहाँ पे कहा गया था कि उनको छोड़ दिया गया था एनी बेसेंट को, ये गलत है। एनी बेसेंट को भी गिरफ्तार किया गया था जून 1917 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन से उदारवादी नेताओं का समूह है जो उग्रवादियों के कट्टर विरोधी थे तथा किसी भी हालत में उग्रवादियों से एकता नहीं चाहते थे। तो इसका उत्तर ऑप्शन सी है, गोपाल कृष्ण गोखले एवं फिरोज शाह मेहता, है ना। ये ऑप्शन सही है। एक्सप्लेनेशन को देखें तो 2 प्रमुख उदारवादी नेताओं गोपाल कृष्ण गोखले तथा फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हो जाने के बाद कांग्रेस ने दोनों दलों में एकता का मार्ग प्रशस्त हुआ, क्योंकि ये दोनों ही नेता उग्रवादियों के कट्टर विरोधी थे तथा किसी भी हालत में उग्रवादियों से एकता नहीं चाहते थे। तो इसे याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे बताया गया है, नरमपंथियों ने युद्ध में ब्रिटिश साम्राज्य का समर्थन किया। उग्रवादियों ने अंग्रेजों के युद्ध प्रयासों का समर्थन किया। और फिर है, क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ युद्ध छेड़ा तथा देश को आज़ाद कराया। ये सभी है प्रथम विश्व युद्ध के संबंध में ये बातें कही जा रही है। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश भागीदारी पर राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया के संबंध में उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं। तो ये तीनों कथन सही माना गया है। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से 1919 ईस्वी में ब्रिटेन ने जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की के खिलाफ फ्रांस, रूस, अमेरिका, इटली और जापान के साथ गठबंधन किया। इस अवधि में भारतीय राष्ट्रवाद का परिपक्व होना देखा गया। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश भागीदारी पर राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया 3 गुना थी। फिर है कि नरमपंथियों ने कर्तव्य के नाते युद्ध में साम्राज्य का समर्थन किया। तिलक ने, जिन्होंने जून 1914 को रिहा किया गया था, सहित चरमपंथियों ने इसे गलत धारणा के साथ युद्ध प्रयासों का समर्थन किया कि ब्रिटेन भारत की वफादारी का बदला स्वशासन के रूप में कृतज्ञता के साथ चुकाएगा, है ना।
लास्ट में कहता है कि क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ युद्ध छेड़ने और देश को आज़ाद कराने के अवसर का उपयोग करने का निर्णय लिया। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन होम रूल लीग आंदोलन के प्रमुख नेता थे। ए को सही माना गया है, जिसमें कि 1, 2 और 3 को सही बोला गया है कि सर एस सुब्रमण्यम अय्यर, मोहम्मद अली जिन्ना, बाल गंगाधर तिलक, ये सभी कौन थे, तो होम रूल आंदोलन के प्रमुख नेता थे। अब इनकी व्याख्या को देखते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, जी एस खापर्डे, सर एस सुब्रमण्यम अय्यर, जोसेफ बैप्टिस्टा और मोहम्मद अली जिन्ना सहित अन्य नेता एक साथ आए और निर्णय लिया कि एक राष्ट्रीय गठबंधन बनाना आवश्यक है जो पूरे वर्ष काम करेगा, कांग्रेस के विपरीत, है ना। कांग्रेस क्या था, तो बीच बीच में अपनी सभाएं आयोजित करता था। इसके विपरीत पूरे वर्ष काम करने के लिए एक संगठन बनाने का निर्णय लिया गया, जिसके वार्षिक सत्र होते थे, जिनका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के भीतर पूरे भारत के लिए स्वशासन या गृह शासन की मांग करना था। यह गठबंधन आयरिश होम रूल लीग की तर्ज पर ऑल इंडिया होम रूल लीग होना था, है ना। तो कहाँ से कॉन्सेप्ट उठाया गया था, तो आयरिश होम रूल लीग के कॉन्सेप्ट को ये लिया था। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो हमें यहाँ पे बताना है कि कौन से कथन सही हैं। 1915 के शुरुआत में एनी बेसेंट ने श्वेत उपनिवेशों की तर्ज पर युद्ध के बाद भारत के लिए स्वशासन की मांग के लिए एक अभियान शुरू किया। उन्होंने अपने समाचार पत्रों न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ और सार्वजनिक बैठकों और सम्मेलनों के माध्यम से प्रचार किया। बेसेंट कांग्रेस के होम रूल लीग की मंजूरी दिलाने में विफल रही, है ना। तो इस प्रकार से कांग्रेस का एफिलिएशन इसे नहीं मिला था। अगला प्रश्न है, तिलक और एनी बेसेंट की लीग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो इसमें से बोला गया है कि ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी में 1, 2 और 4 को बोला गया है कि ये सही है। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में अपनी इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की, है ना, ये कथन सही है। फिर है पूना उनकी लीग का मुख्यालय था, ये भी कथन सही है। और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में बॉम्बे में अपनी अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की, ये गलत है। जॉर्ज अरुंडेल आयोजन सचिव थे, ये सही है। ये सभी एनी बेसेंट से संबंधित बोला गया है। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं तिलक के लीग के बारे में। तो अप्रैल 1916 में तिलक ने अपनी इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की। याद रखना है, तिलक की होम रूल लीग, जिसे कि इंडियन होम रूल लीग के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना कब हुआ था, तो अप्रैल 1916 ईस्वी में हुआ था। तिलक ने अपनी पहली होम रूल लीग की बैठक बेलगांव में की थी। पूना उनकी लीग का मुख्यालय था, है ना, इसे याद रखना है। पूना क्या था, तो तिलक का जो इंडियन होम रूल लीग था, इसका मुख्यालय था। उनकी लीग महाराष्ट्र बॉम्बे शहर को छोड़कर, है ना, याद रखना है, बॉम्बे शहर को छोड़कर कहाँ कहाँ था, तो कर्नाटक में था, मध्य प्रांत में था और बरार तक सीमित थी। इनकी 6 शाखाएं थी और मांगों में स्वराज्य, भाषाई राज्यों का गठन और स्थानीय भाषा में शिक्षा शामिल थी। अब बेसेंट लीग के बारे में चर्चा करते हैं। तो एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 ईस्वी में मद्रास, जो कि अब चेन्नई है, में अपनी अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की। इनका होम रूल लीग का नाम क्या था, तो याद रखना है अखिल भारतीय होम रूल लीग। फिर है कि शेष भारत, बॉम्बे शहर सहित को ये कवर किया था, है ना। तो ये है एनी बेसेंट का लीग के बारे में। इनकी कितनी शाखाएं थी, तो 200 शाखाएं थी। यह तिलक की लीग की तुलना में शिथिल रूप से संगठित थी और इसके आयोजन का सचिव थे जॉर्ज अरुंडेल। अरुंडेल के अलावा मुख्य काम BW वाडिया और CP रामास्वामी अय्यर ने किया। तो यह है बेसेंट के लीग के बारे में जानकारी। अगला प्रश्न है, होम रूल लीग कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि उदारवादी कांग्रेसी होम रूल लीग कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। दूसरा है कि दक्षिण के अधिकांश मुस्लिम और गैर ब्राह्मण इस कार्यक्रम में शामिल हुए। तीसरा है कार्यक्रम में जुड़ी महिलाएं बड़ी संख्या में शामिल हुई। चौथा है कि इसका मुख्य कार्य समाचार पत्रों, पंपलेटों के माध्यम से प्रचार करना था। तो उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं। तो इनमें से ऑप्शन
बी को बोला गया है सही है। 3 और 4 सही है ना। 3 में कहा गया है कि कार्यक्रम में महिलाएं बड़ी संख्या में शामिल हुई, ये कथन सही है। और इनका मुख्य कार्य समाचार पत्रों पंपलेटों के माध्यम से प्रचार करना था, ये भी सही है। एक्सप्लेनेशन में कहा गया है कि कई उदारवादी कांग्रेसी जो कांग्रेस की निष्क्रियता से निराश थे और गोखले की सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के कुछ सदस्य भी आंदोलन में शामिल हो गए। हालांकि एंग्लो इंडियन दक्षिण के अधिकांश मुस्लिम और गैर ब्राह्मण इसमें शामिल नहीं हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि होम रूल लीग का मतलब हिंदू बहुमत का शासन होगा और वह भी मुख्य रूप से उच्च जाति द्वारा। होम रूल आंदोलन के ने राष्ट्रीय आंदोलन में एक नई जान डाल दी थी। स्वदेशी का पुनरुद्धार हुआ, महिलाएं बड़ी संख्या में शामिल हुईं। उद्देश्य था इसका सार्वजनिक बैठकों के माध्यम से राजनीतिक शिक्षा और चर्चा को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय राजनीति पर पुस्तकालयों और वाचनालयों का आयोजन करना, सम्मेलन आयोजित करना, राजनीति पर छात्रों के लिए कक्षाएं आयोजित करना, समाचार पत्रों, पेम्पलेटों, पोस्टर, सचित्र पोस्ट के माध्यम से प्रचार करना, कार्ड का नाटक, धार्मिक गीत आदि, धन एकत्र करना, सामाजिक कार्यों का आयोजन करना और स्थानीय सरकारी गतिविधियों में भाग लेना। अगला है कथन 1 और कथन 2। कथन ए में कहा है बाल गंगाधर तिलक द्वारा इंडियन होम रूल लीग को इंडिया लीग में बदला गया था। दूसरा है वीके कृष्ण मेनन द्वारा इंडियन होम रूल लीग को स्वराज्य सभा में बदल दिया गया था। तो यहाँ पर हमें सही और गलत बताना है, तो दोनों कथन जो है वो असत्य है। देखिए एक्सप्लेनेशन में कहा है कि यह पहला कथन गलत है कि इंडियन होम रूल लीग का नाम बदलकर कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया लीग किया गया है ना। इस कारण से पहला ऑप्शन गलत है। और इसका उपयोग साम्राज्य के भीतर भारत के लिए स्वशासन या कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की तर्ज पर प्रभुत्व की स्थिति के समर्थन में ब्रिटिश सांसदों की पैरवी करने के लिए किया था। इसे 1929 में बीके कृष्ण मेनन द्वारा इंडिया लीग में बदल दिया गया है ना। इसे याद रखना है कि इंडियन होम रूल लीग को 1923 में बीके कृष्ण मेनन द्वारा इंडिया लीग में बदल दिया गया। फिर है कि कथन 2 गलत है। 1920 में गांधी जी ने अखिल भारतीय होम रूल लीग की अध्यक्षता स्वीकार की और संगठन का नाम बदलकर स्वराज्य सभा कर दिया। याद रखना है स्वराज्य सभा किसे किया गया था, तो अखिल भारतीय जो था अखिल भारतीय होम रूल लीग है ना, इसे स्वराज्य सभा किया गया। हालांकि 1 साल के भीतर ही लीग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गई है ना। फिर ये क्या हुआ, स्वराज्य सभा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गई। प्रश्न है कि कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की। फिर है कि इस सत्र में उग्रवादियों और नरमपंथियों के बीच दरार को सुलझाया गया। इस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ आए। इस सत्र में द्विराष्ट्रीय सिद्धांत को खारिज करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया। तो यहाँ पे हमें सही कथन को चूज करना है। तो इसमें से 2 और 3 जो ऑप्शन सी को में है उसे सही माना गया है कि इस सत्र में उग्रवादियों और नरमपंथियों के बीच जो दरार को सुलझाया गया, जो दरार उत्पन्न हो गई थी उसे सुलझाया गया। साथ ही इस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ आए, ये भी ऑप्शन सही है। 2 और 3 इसकी चर्चा करते हैं। कथन 1 कथन गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता उदारवादी अंबिका चरण मजूमदार ने की। कथन 2 सही है। नरमपंथियों और गरमपंथियों दोनों ने महसूस किया कि विभाजन के कारण राजनीतिक निष्क्रियता आ गई है। कथन 3 सही है। लखनऊ में होने वाला एक और महत्वपूर्ण विकास मुस्लिम लीग और कांग्रेस के साथ आना था। कथन 4 गलत है, क्योंकि 1930 में के दशक के दौरान कांग्रेस ने मोहम्मद इकबाल के 2 राष्ट्रीय सिद्धांत को खारिज कर दिया था। अगला प्रश्न है लखनऊ संधि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर हमें सही कथन को बताना है। तो इसमें से ऑप्शन बी को सही माना गया है। 2, 3 और 4 बाल गंगाधर तिलक उग्रवादियों और नरमपंथियों के बीच मेल मिलाप के प्रमुख सूत्रधार थे। लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन मंडल की मांग स्वीकार कर ली गई, ये भी सही है। इसने भारत सरकार अधिनियम 1919 की शुरुआत का मार्ग प्रशस्त किया। ये तीनों ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन गलत है। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एनी बेसेंट और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बीच हस्ताक्षरित किया गया था, ये ऑप्शन गलत है। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं।
पहला कथन गलत है। इस पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिलक और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। दूसरा कथन सही है। वेसेंट और तिलक ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक साथ लाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसे लोकप्रिय रूप से कांग्रेस लीग संधि या लखनऊ संधि के रूप में जाना जाता है। तीसरा कथन भी सही है। लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन की मांग स्वीकार कर ली गई। चौथा कथन सही है। इसने भारत सरकार अधिनियम 1919 की शुरुआत का मार्ग प्रशस्त किया। अगला प्रश्न है कि अगस्त घोषणा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और यहाँ पर हमें गलत ऑप्शन को बताना है कि अगस्त घोषणा पत्र के बारे में गलत ऑप्शन कौन सा है। तो इसमें से ऑप्शन 1 और 2 को बोला गया है कि गलत है। बाकी बात 3 और 4 जो है वो मूल रूप से सही है ना। 3 और 4 सही है। इसके आधार पर भारतीय संवैधानिक सुधार पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई, ये सही है। नरमपंथियों द्वारा भारत सरकार के मैग्ना कार्टा के रूप में स्वागत किया गया, ये भी सही है। लेकिन मार्लो मिंटो के एक ऐतिहासिक घोषणा जिसे अगस्त घोषणा के नाम से जाना जाता है ना, ये गलत है। फिर है कि इसका मुख्य उद्देश्य भारत को पूर्ण स्वराज्य प्रदान करना था, ये भी ऑप्शन गलत है ना। इसकी चर्चा करते हैं। देखिए, पहला ऑप्शन गलत है। भारत के राज्य सचिव एडविन सैमुअल मोंटागू ने 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में एक बयान दिया, जिसे 1917 की अगस्त घोषणा के रूप में जाना जाता है। दूसरा कथन गलत है। प्रशासन की प्रत्येक शाखा में भारतीयों की बढ़ती भागीदारी और ब्रिटिश साम्राज्य के अभिन्न अंगों के रूप में भारत में जिम्मेदार सरकारों की प्रगतिशील प्राप्ति की दृष्टि से स्वशासी संस्थाओं का क्रमिक विकास है ना। तीसरा जो है यह कथन सही है। जिम्मेदार सरकार शासकों को निर्वाचित प्रतिनिधि के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। नवंबर 1917 में मोंटेग्यू ने भारत के राजनीतिक वर्गों सभी विचारों का पता लगाने के लिए भारत का दौरा किया। उन्होंने गांधी जी, जिन्ना और अन्य लोगों से चर्चा की। उपरोक्त चर्चा के आधार पर भारतीय संविधान पर एक विस्तृत रिपोर्ट जुलाई 1918 में प्रकाशित हुई। चौथा कथन सही है। यह कथन उनकी रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। 1858 के रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के आधी सदी के अधिक के अंतराल के बाद फिर से मोंटेगू घोषणा को भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया। नरमपंथियों ने भारत के मैग्ना कार्टा के रूप में घोषणा का स्वागत किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि नरमपंथियों और गर्मपंथियों दोनों ही अगस्त घोषणा के विरुद्ध थे। दूसरा कहता है कि उग्रवादियों ने अगस्त घोषणा पर प्रतिक्रिया देने के लिए अखिल भारतीय उदारवादी महासंघ की स्थापना की। तीसरा है ड्यूक मेमोरेंडम अगस्त घोषणा का आधार बना। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से ऑप्शन बी को सही माना गया है, जिसमें 2 और 3 को सही चूज किया गया है। एक्सप्लेनेशन को देखें तो पहला कथन गलत है। सुरेंद्र बनर्जी के नेतृत्व में नरमपंथियों ने नवंबर 1918 में एक अलग सम्मेलन मोंटेग्यू घोषणा का समर्थन किया। इस प्रकार कांग्रेस फिर से विभाजित हो गई, लेकिन गर्म दल इसके खिलाफ थे। दूसरा कथन सही है। चरमपंथी अवशेषों ने एक और मोर्चा ऑल इंडिया लिबरेशन फेडरेशन बनाया, जो जल्द ही परिदृश्य से गायब हो गया। तीसरा कथन ये भी सही है। ड्यूक मेमोरेंडम इंग्लिश राउंड टेबल ग्रुप के सदस्य सर विलियम ड्यूक से जुड़ा है और इन्होंने एक योजना तैयार की थी, जो अंततः मोंटेग्यू और चेम्सफोर्ड की संयुक्त रिपोर्ट का आधार बनी। द ड्यूक मेमोरेंडम मॉन्टफोर्ड सुधारों का आधार बन गया। तो इस प्रकार से ये सभी ऑप्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप एक बार पॉज करके अवश्य देख लें। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिल्कुल विचार करेंगे और हमें यहाँ पे बताना है कि इनमें से सही ऑप्शन कौन सा है। तो सही ऑप्शन 1 और 3 को माना गया है ना। 1 और 3 को सही माना गया है कि चंपारण के किसानों के निमंत्रण के बाद ही गांधी जी द्वारा भारतीय जनता की लामबंदी की गई। फिर है कि यह आंदोलन नील की खेती के मुद्दों पर केंद्रित था, है ना। बाकी बात बंगाल के चंपारण जिले में हुआ था, ये गलत है। गांधी ने स्थानीय नेताओं का कोई समर्थन नहीं मिला, ये भी गलत है। इसकी चर्चा करते हैं। यह कथन सही है। गांधी जी ने चंपारण के किसानों के निमंत्रण पर भारतीय जनता को संगठित करने का पहला प्रयास किया। दूसरा, यह कथन गलत है। इस आंदोलन में बिहार के चंपारण जिलों में नील कृषकों ने भाग लिया, जबकि वहाँ बोला गया था बंगाल में।
तीसरा है, यह कथन सही है, बिहार के चंपारण जिले के नील किसानों का यूरोपीय बागान के मालिकों द्वारा गंभीर शोषण किया गया। जिन्होंने किसानों को अपने खेतों के 3/20वें हिस्से पर पट्टे पर नील उगाने और इसे यूरोपीय बागान मालिकों द्वारा निर्धारित दरों पर बेचने के लिए वायदे किया था। चौथा कथन गलत है, यह आंदोलन में राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, आचार्य कृपलानी, महादेव देसाई जैसे स्थानीय नेता शामिल थे। आपको यहाँ पर नेताओं का नाम भी याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन का ट्रेंड बदल रहा है दिनों दिन, है ना। सर्वप्रथम क्या होता था कि 1-2 नाम से ही वो काम चला लेता था, लेकिन अब जो है अन्य नामों की भी चर्चा की जा रही है। प्रश्न है कि अहमदाबाद सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और यहाँ पर हमें गलत ऑप्शन को बताना है कि अहमदाबाद का जो सत्याग्रह है उनमें से गलत कौन है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो दिया गया है ये माना गया है गलत है। इसमें 1 और 3 जो है वो गलत है। 1 में कहता है इस आंदोलन की शुरुआत 1917 में हुई, ये गलत है। फिर कहता है कि मिल मालिक केवल 25% वेतन वृद्धि देने को तैयार थे, ये भी गलत है। बाकी बात 2 और 4 सही है, जिसमें युद्धकालीन मुद्रास्फीति भरपाई के लिए कर्मचारी वेतन में 50% की बढ़ोतरी चाहते थे, ये भी सही है। और मिल मजदूर न्याय के लिए अपने संघर्ष में मदद मांगने अनुसुआ साराभाई के पास गए थे, ये भी सही है। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं, कथन 1 गलत है, इस आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1918 ईस्वी में हुई थी, है ना। ऑप्शन में दिया गया है 1917 ईस्वी, जो कि गलत है। फिर है कि कथन 2 ये सही है, युद्धकालीन मुद्रास्फीति की भरपाई के लिए कर्मचारी 50% की बढ़ोतरी चाहते थे। कथन 3 ये गलत है कि मिल मालिक 20% वेतन वृद्धि देने को तैयार थे। ऑप्शन में दिया गया था 25%, वो सही नहीं होगा। कितना होना चाहिए, मिल मालिक कितना देने को तैयार था, 20%। कथन 4 सही है, मिल मजदूर न्याय के लिए अपने संघर्ष में मदद मांगने के लिए अहमदाबाद मिल ओनर्स एसोसिएशन की अध्यक्ष अनुसुआ साराभाई के पास गए थे। 78 है, खेड़ा सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के मार्गदर्शन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, ये ऑप्शन सही है ना, मूल रूप से ये सही है। फिर कहता है कि इस आंदोलन के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई, ये ऑप्शन गलत है। फिर कहता है कि आंदोलन का कारण यह था कि ब्रिटिश सरकार को किसानों को भू राजस्व के भुगतान में किसी भी तरह की छूट देने से इनकार कर दिया, ये भी ऑप्शन सही है। फिर है कि आंदोलन का परिणाम यह हुआ कि सरकार ने केवल उन किसानों के राजस्व एकत्र करने का आदेश दिया जो भुगतान करने में सक्षम थे, ये भी ऑप्शन सही है। अब एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। क्यों गलत है, तो बारडोली सत्याग्रह के दौरान वल्लभ भाई पटेल को उनके कुशल नेतृत्व के लिए सरदार की उपाधि दी गई, ना कि खेड़ा सत्याग्रह, है ना। तो हमें याद रखना है, बारडोली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल यानी कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न है, अहमदाबाद मिल हड़ताल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर हमें सही उत्तर बताना है, जिसमें से केवल 2 को सही माना गया है। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। कथन 1 सही है ना, कथन 1 सही है कि यह प्लेग बोनस का भुगतान न करने में के मुद्दे पर था। फिर है कथन 2 सही है कि मिल मजदूरों में एकता और समन्वय का अभाव था, है ना, यही कारण था जिसके बाद गांधी जी की पहली बार भूख हड़ताल पर वो बैठ गए थे। कथन 3 गलत है, आंदोलन सफल रहा और श्रमिकों को 35% वेतन वृद्धि मिली, है ना। यहाँ पे कहा गया है 25%, ये नहीं होगा, 35% मिला था, है ना। तो ये था अभी तक का चैप्टर की रिमेनिंग क्वेश्चंस। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग चर्चा करेंगे जालियांवाला बाग हत्याकांड एवं हंटर कमेटी, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, स्वराज पार्टी तथा साइमन कमीशन के बारे में, है ना। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। मेरा प्रयास होगा कि बेहतर से बेहतर क्वेश्चन को सही ढंग से आपके सम्मुख लाने का। चैनल को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए जाएं। कमेंट में अवश्य लिखें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।